ट्रायल थेरेपी सुना क्या आइस की सिकाई। आइस की सिकाई कोल्ड थेरेपी भी बोलते हैं ना। तो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइस थेरेपी या ट्रायल थेरेपी, द एप्लीकेशन ऑफ आइस टू द टिश्यू आफ्टर इंजरी इज नोन एज ट्रायल थेरेपी और थेरेपेटिक यूज ऑफ कोल्ड। कोई भी इंजरी हो जाती है टिश्यू में तो वहाँ पर जो आइस लगाते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रायल थेरेपी। ये तो पता ही होगा, सिंपल सा है ना। थेरेपेटिक यूज ऑफ कोल्ड मतलब कोल्ड का जो थेरेपेटिक यूज करते हैं उसे बोलते हैं ट्रायल थेरेपी। रिड्यूस द लोकल टेम्परेचर ऑफ द स्किन, ये क्या करता है स्किन का लोकल टेम्परेचर जो है उसको कम कर देता है। आइस थेरेपी इज यूज्ड टू रिड्यूस पेन, reduce spasticity, reduce muscle pain, reduce swelling, promote repair। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या reduce pain को कम करेगा, reduce spasticity को कम करेगा, reduce muscle pain को कम करेगा। कैसे करेगा? वहाँ की टिश्यू हीलिंग करेगा। muscle pain कैसे कम करेगा? उसको रिलैक्स कर देगा ना इतने एरिया। वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जो है जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है बताया था ना, उससे क्या होगा आपके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा तो उस एरिया का मसल स्पाज्म कम हो जाएगा, इससे मसल पेन रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस स्वेलिंग रिड्यूस करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन करके क्या करेगा तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगा कम हो जाएगा। प्रमोट रिपेयर को प्रमोट करेगा। सारी चीज़ों में तो रिपेयर ऑटोमेटिक प्रमोट होगा। अब आता है फिजिकल प्रिंसिपल्स क्या है इसका। व्हेन आइस इज अप्लाइड टू द स्किन द हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द स्किन टू द आइस in order to melt it to change its state the ice requires some energy। इससे बोलते हैं लेटेंट। तो क्या मतलब होगा when ice is applied to the skin, जब हम आइस को स्किन पर अप्लाई करते हैं the heat is conducted from the skin, जो स्किन से हीट निकलती है कंडक्शन होता है हीट का to the ice आइस में in order to melt it, उसको गर्म मतलब मेल्ट करने के लिए पिघलाने के लिए to change its state the ice requires some energy। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए आइस की रिक्वायर होती है कुछ एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स 491 जूल, वेयर एज टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड ओनली 155 जूल। ठीक है, so it is important to use ice to cool tissue rather than cold water। समझिए, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप आइस को यूज करिए कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कोल्ड इज अप्लाइड टू द स्किन विच कॉजेज एन इमीडिएट कंस्ट्रिक्शन ऑफ द क्यूटेनियस मसल्स। कंस्ट्रिक्शन क्या हुआ? कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? एकदम टाइट हो जाना किसी चीज का, सिकुड़ना। कोल्ड इज अप्लाइड टू द स्किन विच कॉजेज एन इमीडिएट कंस्ट्रिक्शन ऑफ द क्यूटेनियस मसल, मसल्स का सिकुड़ना। कोल्ड एप्लीकेशन less than 15 to 20 minutes and thereby reducing the blood flow। इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। When cold is applied for longer period of time beyond 20 minutes or tissue temperature reaches less than 10 degrees Celsius, vasodilation may occur। That phenomenon is CIVD। The initial decreased temperature will cyclically increase and decrease after 15 minutes and is called as hunting response found by Lewis 1930 में न्यूज़ ने ये चीज़ पाई थी। हंटिंग साइंटिस्ट का नेम है। हंटिंग रिस्पॉन्स फाउंड बाय नाम ये है। हंटिंग रिस्पॉन्स का मतलब? हंटिंग का मतलब क्या होता है? मारना नहीं पता। हंटिंग रिस्पॉन्स उसको मैं हिंदी नहीं समझा पाऊंगा। हंटिंग रिस्पॉन्स क्या होता है? मैं उसमें नेट पे देख लूँगी बात। नेट पे देखना है, उसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता है। ठीक है, डायलेशन डिक्रीज टेम्परेचर विल साइक्लिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज आफ्टर 15 मिनट्स एंड इज कॉल्ड एज हंटिंग रिस्पॉन्स फाउंड बाय लुइस 1930। हंटिंग मतलब नहीं समझा पाएंगे उसको, चलो हम सर्च करें। हिंदी आप देख सकते हैं, हिंदी क्या होगी करके। लुइस हंटिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है? वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल है। कूलिंग अप्लाई करना तो क्या हो रहा है? नॉर्मल का, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका फिगर बनेगा। अब आता है फिजियोथेरेपेटिक यूज। फिजियोथेरेपेटिक यूज क्या है? सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स। द इनिशियल वेसोकंस्ट्रिक्शन हेल्प टू लिमिट द एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू फॉलोइंग इंजरी, एग्जांपल इन स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, द वेसोकंस्ट्रिक्शन हेल्प टू रिमूव द स्वेलिंग
एंड एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या करेगा, हेल्प करेगा रिमूव करने में स्वेलिंग को और एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, देखा होगा ना पैरों में, कई बार हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा होता है, तो वो एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा रहता है। एंड वेसोडाइलेशन हेल्प टू अलाउ मोर न्यूट्रिएंट्स। वेसोडाइलेशन क्या करेगा, हेल्प करेगा अलाउ करने के लिए मोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई होगी। एंड रिपेयर सब्सटेंसेस टू द डैमेज एरिया, दस प्लेस रोल इन रिमूविंग स्वेलिंग एंड एडिंग रिपेयर। उससे क्या हुआ, जो रिपेयर करेगा सब्सटेंसेस वहाँ पे डैमेज एरिया पहुँच के 10 प्लेस रोल इन रिमूविंग स्वेलिंग। उससे क्या होगा, स्वेलिंग रिमूव होगी और रिपेयरिंग होगी, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसने वेस्ट क्या करता, रिपेयर करके उसको निकाल देता है। द रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ कूल्ड टिश्यू, ये किसका लॉ है, बॉन्ड ऑफ लॉ, ठीक है। अलाउ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट मैनी मोर टाइम बिफोर फटीग सेट, है ना। द रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ कूल्ड टिश्यू अलाउ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट मैनी मोर टाइम बिफोर फटीग सेट। मतलब जब तक फटीग नहीं आता है, फटीग समझ लो ना। हाँ, मतलब कि वो फटीग मतलब होता है कि मसल का फटीग हो जाना, टाइम थक जाना। हाँ। कोई जैसे मान लो 10 बार डंबल मार रहा, हाँ। 10 उसकी कैपेसिटी, उसको 15 बार बोल दिया तो क्या होगा, 12-13 बार में क्या करेगा, एकदम उठा नहीं पाएगा, तो मतलब मसल्स की फटीग हो जाएगी, थक जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट ऑफ कूल टिश्यू, कूल टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होता है, तो क्या करता है, अलाउ करता है मसल टू कॉन्ट्रैक्ट मैनी मोर टाइम्स, है ना। मसल्स कई बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि फटीग ना हो, इसके पहले। Increased circulation could carry away chemical substances which are stimulating nociceptors and producing pain, ठीक है। Increased circulation क्या करेगा, carry away chemical substances, chemical substance को वहाँ से ले जाएगा, which are stimulating nociceptors and producing pain। जो nociceptors होते हैं ब्रेन में, उनको एक्टिवेट करता है और पेन प्रोड्यूस करता है, उसको ये लेके वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। Inflammation control, it reduces the rate of chemical reaction that occurs during the acute inflammatory responses and also reduces the heat, redness, edema, pain and loss of function associated with this phase। समझ गए नहीं? हाँ। सिंपल सा है, मैंने करा कर दिया। एडिमा कंट्रोल में क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, उससे एडिमा कंट्रोल होगा। रिड्यूस ड्यूरेंस, रिड्यूस इंफ्लेमेटरी चेंजेस, है ना। क्रायोथेरेपी रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो by vasoconstriction and increase the blood viscosity and decreases the capillary permeability and thereby controlling bleeding and fluid loss after acute trauma। न्यूरल रिस्पॉन्स क्या होता है, कोल्ड बाथ हैज वैरायटी ऑफ इफेक्ट ऑन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ पेन। अप्लाइंग क्रायोथेरेपी कैन डिक्रीज द सेंसेशन ऑफ पेन। क्रायोथेरेपी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पेन का सेंसेशन कम हो जाएगा। The mechanism of this effect is by counter irritants via the gate control mechanism। counter irritant को तो समझ रहे हो? नहीं सर। counter irritant का मतलब हुआ कि जैसे आपको कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या किया, गर्म या ठंडा या कोई भी आप जैसे स्टिमुलेशन देते हो, जो टेंस हो गया है कुछ भी, तो वो क्या करता है, काउंटर इरिटेशन का काम करता है। काउंटर मतलब जैसे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पर हमने क्रायो लगा दिया, तो पेन जो था उसकी जगह पे आपको ठंडा की फीलिंग आनी चाहिए, है ना, ठंड फील होता है, या गर्म लगा दिया, गर्म की फीलिंग आ रही है, तो जो गर्म या ठंडा फीलिंग आ रही है वो क्या करता है, काउंटर इरिटेट का काम करता है। मतलब कि आपका दिमाग वहाँ पेन से हटके उस पर चला गया। अच्छा। देखा हुआ जितने भी जेल आते हैं सब में मेथड होता है ना, आयोडेक्स हो या मूव हो या बॉडी नहीं, कोई भी सब में होता है, तो इसी का काम करता है काउंटर इरिटेट। मेथड लगाने क्या पड़ता है, हाँ, कि वो दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। अभी किसी को आप जेल दे दो तो मेथड ना हो, तो कहेगा क्या बेकार जल देंगे, कुछ फायदे नहीं करता, होता है ना। किसी को बहुत दर्द हो रहा है, एकदम मेंथोल होना बढ़िया जेल लगा दो, आयोडेक्स लगा दो, उसमें ये कस के जो चिलचिलाहट होती है, वही काउंटर इरिटेंट होता है। उससे क्या होता है, कुछ देर के लिए उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, पेन वहाँ से उसका हट गया, क्योंकि दिमाग से वो चीज़ निकल गई। तो काउंटर इरिटेंट मतलब द मैकेनिज्म ऑफ दिस इफेक्ट बाय काउंटर इरिटेशन वाया द गेट कंट्रोल मैकेनिज्म। ये गेट कंट्रोल थ्योरी पे काम करता है, पेन गेट थ्योरी जो आपने पढ़ी है लास्ट। अब आता है द प्रोबेबल मैकेनिज्म इज दैट बाय the stimulation of cold receptors, impulses will be sent which will pass into the posterior root of the spinal cord। ठीक है, तो प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या होता है, दैट बाय स्टिमुलेशन ऑफ कोल्ड रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, impulses will be sent, वहाँ से impulses जाती हैं, which will pass into the posterior root of the spinal cord। कहाँ से पास होती है, posterior root of the spinal cord। These impulses arriving through large diameter nerves, ये impulse कहाँ से जाती है,
लार्ज डायमीटर नर्व से निकलती है, इफेक्टिवली ब्लॉक आउट एनी अदर इम्पल्सेस अट्रैक्टिव टू एक्सेस द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है? ब्लॉक कर देती है किसी पेन के इम्पल्स को जो भी निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी को कैसे कम करता है इस पर डिस्कस करते हैं। स्पास्टिसिटी इज द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड मसल टोन, increased tendon reflex activity, tightness and stiffness resulting from the damage to the upper motor neurons। पता है स्पास्टिसिटी? हाँ सर, बहुत टाइट हो जाना। किस केस में होता है? स्पास्टिसिटी पैरालाइज के केसेस में बहुत होता है। टाइट हो जाता है, और टाइट कौन किस तरह से टाइट हो जाता है? सर जो अगर फाइबर्स होते हैं वो बहुत टाइट, उसकी वजह से पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता है। नहीं, तो जैसे नॉर्मल टाइटनेस हमारा बिल्कुल प्लास्टर लग रहा है, हाँ वो भी टाइट हो जाएगा, हाँ। तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या है? सर उसमें जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं डिस्टर्ब नहीं होते हैं फ्रैक्चर में, और उसमें मोटर न्यूरॉन्स डिस्टर्ब मतलब माइंड से ही डिस्टर्ब होता है, कारण बहुत दिक्कत। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है स्पास्टिसिटी, हाँ ठीक है। नॉर्मल टाइटनेस जो है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। स्पास्टिसिटी क्या आप 4-5 बार कराओगे, स्टार्टिंग में टाइट लगेगा फिर ढीला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, लेकिन टाइटनेस अगर है तो वो हाँ कंटिन्यूस बनी रहेगी, बनी रहेगी। है ना। तो ये डिफरेंस दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। स्पाज्म इज द नॉर्मल रिस्पांस टू इंजरी और पेन एंड इज मैनिफेस्टेड एज एन इंक्रीज इन मसल टोन। कभी ये लगाया है स्पास्टिसिटी में आइस? नहीं सर, मैंने नहीं लगाया। कभी देखो कोई पेशेंट अगर आप देख रहे हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्पास्टिसिटी नहीं होगी, स्ट्रोक का केस है, ठीक है, या सीपी है, सर्विकल पैल्सी, तो उसमें क्या है, अगर आपको कहीं दिख रहा है कि स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर कहीं पे भी, उसके लिए अगर आप हल्का सा वहाँ पे माइक्रो मसाज करेंगे आइस से, मान लो फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स का करना है, बाइसेप्स बहुत टाइट एकदम मूव नहीं कर रहा है, तो स्टार्टिंग आप करो, आपको लग रहा है कि इंजरी ना हो जाए, वहाँ हल्का सा आइस से मसाज कर सकते हैं अच्छा कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद करो हाथ ढीला हो जाएगा। अच्छा यही रोल होता है स्पास्टिसिटी इज पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ इंक्रीज मसल टोन, इंक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड टाइटनेस एंड स्टिफनेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप आइस लगा देंगे, क्रायोथेरेपी का यूज करेंगे, तो स्पास्टिसिटी रिलीज कम हो जाएगी, तो उससे आप इजीली पेशेंट को करा सकते हैं। स्पाज्म इज नॉर्मल रिस्पांस टू इंजरी और पेन एंड इज मैनिफेस्टेड एज एन इंक्रीज मसल टोन। स्पाज्म क्या होता है, कहीं पे चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो गया या मसल इंजरी हो गई, वहाँ क्या होगा, स्पाज्म वो एरिया देखो टाइट हो जाता है, टाइट हो जाता है। वो अलग चीज़ है, और स्पास्टिसिटी अलग चीज़ है। स्पाज्म इज नॉर्मल रिस्पांस टू इंजरी और पेन इज मैनिफेस्टेड एज एन इंक्रीज इन मसल टोन इन ए स्पेसिफिक एरिया विद द अपरेंट एम ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट एंड फर्दर डैमेज। ये क्या है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका। स्पाज्म कहीं भी चोट लगी, मान लो हाथ में चोट लगी, उतना एरिया टाइट हो गया, क्यों हो गया, उससे कि आप हाथ हिला ना पाओ। अगर टाइट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, और कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होगा, देखेंगे कितना चोट लगी, क्या लगी, उससे क्या होगा, जो फाइबर टूटे हैं और टूट जाएंगे। अच्छा इस बात क्या है, बॉडी का रिएक्शन है कि बॉडी टाइट हो गई तो वो एरिया टाइट हो गया, अब ऑटोमेटिक हिम्मत नहीं हमारी हाथ हिलाने की, क्योंकि स्वेल हो गया, तो स्पाज्म आ गया, तो बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है, उसने वहीं रोक दिया, इससे इंजरी और बढ़ी नहीं, समझ गए। तो स्पाज्म नॉर्मल रिस्पॉन्स टू इंजरी और पेन एंड इज मैनिफेस्टेड एज एन इंक्रीज इन मसल टोन इन ए स्पेसिफिक एरिया विद द अपरेंट एम ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट एंड फर्दर डैमेज। मूवमेंट को लिमिट कर देना, फर्दर डैमेज को रोकना, ये होता है स्पाज्म का काम, जिसमें भी आप बर्फ की सिकाई आइस की सिकाई कर सकते हो। To reduce reduction of spasticity is temporary. It is by two mechanisms। आपको spasticity जब reduce करना है तो इसमें दो mechanism होते हैं, decrease in gamma motor neuron activity and decrease in afferent spindle and GPO as a result of increased muscle temperature। ठीक है, मसल टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वहाँ पे होगा। द रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी टेम्परेरी, तो वही क्या है, नहीं हाँ भैया दोबारा आ गया। Spasticity is reduced after prolonged cooling lasting for 10 to 30 minutes and the effect persists for 1 to 1.5 hours। अगर आप स्पास्टिसिटी कहीं पे है, वहाँ पे अगर आप आइस लगाते हो, उससे 10 से 30 मिनट तक वहाँ पे करोगे, इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा, 1 से 1.5 मिनट, उतनी देर में आप अपना पूरा एक्सरसाइज का प्रोसेस कर सकते हो। धीरे धीरे करके फिर कम हो जाएगी स्पास्टिसिटी, जैसे कि हमने से हम रोज करा रहे हैं उसको दे करके धीरे धीरे कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपने स्टार्टिंग कराया तो ये सब अप्लाई किया, धीरे धीरे कम हो गया, फिर आप जब रेगुलर करा दो, जब एक्सरसाइज रेगुलर होगी, स्पास्टिसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब आता है एक्साइटेटरी कोल्ड। When cryotherapy is applied in an appropriate way, stroke ice 3 times quickly over myotones and dermatomes।
the skin stimulus of eyes can be used to decrease excitation of muscles combined with patient को तो मैंने बताई थी बात अभी ये वही है excitatory pole when calcium is applied in an appropriate way stroke eyes 3 times weekly 3 बार आपने कोई में लगाया और मायोटोम डर्माटोम मायोटोम क्या होता है मसल्स में और डर्माटोम स्किन में होते हैं ना the skin stimulus of eyes can be used to increase excitation of muscles combined with patient's volition ठीक है this can be used where muscles are inhibited post operatively and later stage of degeneration of mixed peripheral nerve समझ गया कोल्ड का यूज कहाँ पे अभी आपको ये पता था कि मुझे चोट लगती है वहाँ बर्फ लगा अप्लाई कर दिया ये नहीं पता था स्पासिसिटी के बारे में नहीं पता था ये आपकी नई चीज़ आप यहाँ पे जानी इसको ध्यान रखिएगा कभी भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत इफेक्टिव होता है हम लोगों ने किया है लेकिन जैसे कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइट है वहाँ आप इसको अप्लाई करके आओगे तो पेशेंट को कराने में आराम रहेगा तो पेन नहीं होगा आपको करने में भी ईजी होगा ठीक है अब आता है डिक्रीज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी व्हेन नर्व टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड nerve conduction velocity decreases when ice is applied on the skin for 5 minutes or longer ठीक है which will recover within 15 minutes जो 15 मिनट में recover हो जाता है when it is applied for 20 minutes the nerve conduction takes 30 minutes or longer to recover अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन कोल्ड हाइपरसेंसिटिविटी किसी को है पानी लगा कोल्ड इंटॉलरेंस है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप नहीं लगाना गार्डियन कंडीशन से नहीं लगाना चाहिए क्रायो ग्लोबुलिनेमिया एक बीमारी होती है उसको नहीं लगाना चाहिए रेनॉल्ड डिजीज होती है उसको नहीं लगाना चाहिए सब स्किन की प्रॉब्लम है ठीक है अच्छा पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया ओवर रीजनरेटिंग पेरिफेरल नर्व एरियाज में सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज सारी जो बीमारियां हैं इसमें आपको अप्लाई नहीं कर सकते सर रुकिएगा एक सेकंड ये स्किन की बीमारियां निकले सर्च करके मैं पढ़ाई करूंगी ठीक है देखिए जी सर contraindication to eyes treatment cold hypersensitivity some patients have familial or acquired hypersensitivity to cold that cause vascular skin reaction like elevated red patches often attended with several itching होता है ना किसी को आप बर्फ लगाओ तो सब रेड हो जाएगा हाँ तो वो उसकी स्किन जो ओवर सेंसिटिव है वो उसकी फैमिली में इसलिए क्या होता है कुछ लोगों की फैमिली में होता है कोल्ड इंटॉलरेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ सीवियर पेन नमनेस एंड कलर चेंजेस इन रिस्पांस टू कोल्ड ठीक है इसमें क्या होगा सीवियर पेन होगा नमनेस हो जाएगी कलर चेंज हो जाएगा कोल्ड लेवल इट कैन बी सीन इन सम पेशेंट विद सम टाइप ऑफ रिमेटिक डिजीज में आपका ऐसा देखने को मिलेगा कार्डियक कंडीशन 6 months after MI eyes should be avoided the initial eyes application cause an increased HR and heart rate of and weak heart may not meet the demand जो अगर रिसेंट केस है MI का वहाँ पे आपको उसको अवॉइड करना है left shoulder and heart have some same sympathetic supply so eyes application to left shoulder can cause an excitatory impulse to heart and therefore it should be avoided left side आपको शोल्डर पे नहीं अप्लाई करना है क्योंकि हार्ट से रिलेटेड होता है अब आता है क्रायोग्लोबुलिनेमिया इट्स अ रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ सीरम प्रोटीन इन द डिस्टल सर्कुलेशन व्हेन डिस्टल एक्सट्रीमिटीज आर मूव्ड एंड दे फॉर्म ए प्रेसिपिटेट और जेल व्हिच ब्लॉक सर्कुलेशन कॉजिंग इस्कीमिया एंड गैंग्रीन एसोसिएटेड विद आरए है ना आरए की वजह से जो गैंग्रीन और इस्कीमिया हो रहा है उस केस में आपको ये नहीं लगाना इस तरह का देखने को मिलेगा क्रायोग्लोबुलिनेमिया में इस तरह की आपको हेमरेजेस हो जाते हैं ब्लड के हाँ ये सब बन जाएगा ना ये क्या पर्क्यूरा इंडेक्स उसको एलर्जी होगी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना रेनॉल्ड डिजीज and Renault phenomena is a condition characterized by sudden pallor, cyanosis, pain and numbness of the digits by cold and relieved by warmth. मतलब सेंसेशन नहीं आता ठंडे गर्म का नहीं सडन पहले हो जाएगा पीलापन आ जाएगा साइनोसिस हो जाएगी साइनोसिस समझते हो ना हाँ सर साइनोसिस समझते हैं साइनोसिस पेन होता है अलग अलग तरीके का पेन होता है सर इसमें साइनोसिस में नीलापन आ जाएगा एंड नंबनेस ऑफ द डिजिट ये डिजिट्स हैं इसमें नंबनेस हो जाएगी ठीक है बाय कोल्ड एंड ड्रिंक बाय वार्म ठंडक से साइनोसिस मतलब नीला हो जाना मतलब क्या वहाँ पर नीला मतलब कलर आने के बाद पेन होता है
नहीं नहीं, ये चेंज कंडीशन करेक्ट है, मतलब रेनॉल्ड डिजीज में क्या देखने को मिलेगा आपको, सडन फैलर हो जाएगा एरिया, है ना, साइनोसिस दिखेगी, पेन दिखेगा, बस साइनोसिस वाला पेन होता है, एंड नंबनेस हो जाएगी ऑफ द डिजिट्स बाय कोल्ड एंड रिलीव बाय वार्म, है ना। फिर आता है पैरोक्सिमल कोल्ड हेमोग्लोबिनुरिया, क्या होगा, कंडीशन इन विच हीमोग्लोबिन फ्रॉम लाइव ब्लड सेल्स इज रिलीज्ड टू द यूरिन इन रिस्पांस टू लोकल और जनरल एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है, दिख रहा है नीला पड़ गया। तो ये इनकी स्किन ऐसी रहेगी कि जब आइस थेरेपी देंगे तब ऐसे स्किन रिएक्ट करेगी? नहीं, स्किन जो ऐसी भी हो सकती है आइस देने के बाद, जिसको मानो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अगर आप जैसे आइस अप्लाई करोगे इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, उसको पहले कभी प्रॉब्लम हो चुकी है रेनॉल्ड डिजीज इस तरह का, उसको जैसे आप अप्लाई करोगे इस तरह की दिक्कत आ सकती है, तो वही रोक देंगे? वही रोक देंगे, या आपसे पूछेंगे कि हिस्ट्री तो नहीं आप किस तरह की, अगर जैसे एकदम से आ गया उसको तो फिर उसको हल्का सा वहाँ पे वार्म लगा तो लिखा ना गर्म, हल्का सा कर दो, अच्छा टेम्परेचर चेंज कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वही है ना, ज़्यादा देर लगा दो तो नुकसान कर जाएगा, तो अगर आप इमीडिएट चेंज कर दिया प्रॉब्लम बढ़ेगी। ओवर रीजनरेटिंग पेरिफेरल नर्व, क्रायोथेरेपी शुड नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली ओवर द रीजनरेटिंग पेरिफेरल नर्व बिकॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड ऑल्टर्ड नर्व कंडक्शन में डिले नर्व रीजनरेशन, ठीक है, ये क्या कर देता है, नर्व रीजनरेशन को रोक देता है, डिले कर देता है। Areas with circulatory compromise, cryotherapy should not be applied directly over an areas with circulatory compromise because it may aggravate the condition by causing vasoconstriction and decreasing ब्लड विस्कोसिटी, blood viscosity, and it may give rise to chance to gangrene because of low metabolic rate, ठीक है, समझिए। एरिया में सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज, इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आप पता नहीं लगा दोगे तो क्या करेगा, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देगा, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे गैंग्रीन जैसी समस्या को पैदा होती है, गैंग्रीन समझते हो? हाँ सर, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है क्योंकि वहाँ पे लो मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा, ठीक। अब आता है टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी, कैसे कैसे इसको लगाना है। द वे व्हिच आइज इज अप्लाइड विल वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड इफेक्ट, इट मे बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग वेज, आइस टॉवल, टॉवल के साथ लगाते हुए, आइस पैक्स आते हैं, इमर्जन, है ना, आइस क्यूब मसाज, आइस क्यूब से मसाज करेंगे, एक्साइटेटरी कोल्ड, क्विक आइस जो मैंने बताया था कि 3 बार इसको स्ट्रोक करना है, आइस स्प्रे कर सकते हो, कोल्ड चेयर, ये सारा इसका एप्लीकेशन है, टॉपिक याद रखना होगा, ठीक है। जी सर। सर जैसे किसी को दिक्कत हो रही है आइस में